हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी पार्ट 2 होने वाली है, क्योंकि इससे पहले जो पार्ट 1 आप लोग को था वो उसमें 10 क्वेश्चन आप लोग को स्टार्टिंग के बता दिए गए थे, जो 8 नंबर और 5 नंबर के पूछे जा सकते थे। और ये वीडियो आपकी क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट हो रही है, जिसको हम लोग पार्ट 2 बोल रहे हैं। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 या 8 नंबर के पूछे जा सकते हैं, वो सारे हम लोग एक ही जगह में आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमीबीय पेचिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अमीबीय पेचिस क्या होती है? देखिए ध्यान से सुनिएगा शब्द को। अमीबीय पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। जो अमीबीय पेचिस होती है वो होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ। ये चीज़ इसको थोड़ा हाईलाइट करके लिखिएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिका, ठीक है, हिस्टोलिटिका। तो इसके बाद देखेंगे हम लोग, यह आंत में विकर स्रावित करके घाव पैदा कर देता है। ठीक है, जो आंत में हमारे एक तरह से जो रस निकलते हैं हम लोग के पित्ताशय से और पित्ताशय से, तो इसी तरह से आंत में जो विकर स्रावित करके ये हमारे घाव पैदा कर देती है, जिससे क्या होता है, हमारे आंतों में घाव हो जाता है। इन घावों से रक्त, म्यूकस आदि, रक्त और बाकी जो मवाद होता है आदि मल के साथ पेचिस के रूप में बाहर आने लगता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर देखिए, यह रोग संक्रमित भोजन एवं जल द्वारा दूसरे व्यक्ति में पहुँचता है। कैसे एक बीमारी फैलती है? संक्रमित भोजन करने से। जैसे आपने किसी ने भोजन करा, उसको जूठा छोड़ दिया, आपने खा लिया, तो वही होता है यहाँ पर संक्रमित भोजन। फिर जल द्वारा दूसरे व्यक्ति में पहुँचता है। जल द्वारा भी हो सकता है कि किसी ने मान लीजिए पानी पी के रख दिया, आपने गए, आपने वही पानी पी लिया, या फिर दूषित हो गया पानी, संक्रमित पानी आप पी गए। ठीक है, इसमें मच्छर अच्छर पैदा होते हैं वो सब। इसका सबसे बड़ा कारण होता है घरेलू मक्खियाँ। ठीक है, मक्खियाँ जैसे खाने पे आप खाना परस के आप चले गए, अपना मोबाइल चलाने लगे, उतनी देर में आप लोग तो खाने पे मक्खी बैठ गई, आपने ध्यान नहीं दिया, आप मोबाइल रख के साइड में वही खाना आप लोग खा लेते हो। तो वहाँ पर क्या होता है, जो मक्खी जो होती हैं अपना मल मूत्र आप लोग खाने पर ही त्याग देती हैं, तो वही यहाँ पर खाने में क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। इस रोग के होने पर पेट में दर्द। अब देखिए यहाँ से इसके लक्षण बताए गए हैं कि क्या क्या लक्षण होते हैं इसके। अगर इस रोग से पीड़ित व्यक्ति होगा, उसके पेट में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, बमन की इच्छा होने लगती है। ठीक है, तो रोगी के आंखों के पास काले घेरे बन जाते हैं, आंखों के पास जो काले चकत्ते से पड़ने लगते हैं, तथा शरीर कमजोर हो जाता है, शरीर में वीकनेस आने लगती है। इस रोग से बचने का सबसे अच्छा उपाय व्यक्तिगत स्वच्छता व साफ सुथरा भोजन का सेवन करना है। इस अमीबिया पेचिस जो रोग होता है, इससे तभी बचा जा सकता है अगर आप खुद साफ सुथरे रहें, स्वच्छ भोजन करें और स्वच्छ कपड़े पहने। तो यही होती है अमीबिया पेचिस। थोड़ी सी टिप्पणी थी यहाँ पर, लेकिन हो सकता है आप लोग के एग्जाम में ये 8 नंबर की पूछ ली जाए, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद हम लोग देखेंगे भैया कि हाथी पाँव या फिर फाइलेरियासिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हाथी पाँव आपसे पूछ सकता है कि क्या होता है, या फिर फाइलेरियासिस क्या होता है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी पड़ेगी आप लोग को। जो फाइलेरियासिस क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। यह रोग क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। एक मच्छर होता है क्यूलेक्स, ठीक है, बहुत कम मच्छर पाया जाता है। 100 में से अगर लगभग 94-95 आम मच्छर होते हैं, तो या फिर 3 से 4% केवल ये मच्छर होते हैं। ठीक है, लेकिन ये इतना समझिए खतरनाक मच्छर होता है कि आप लोग किसी के भी अगर मान लो शरीर में काट लिया, जिस अंग में काटेगा वही अंग आपका फूलने लगेगा। अभी आगे आप लोग इसके बारे में और विस्तार से पढ़ोगे। यह रोग ऐसे क्षेत्रों में अधिक होता है जहां मच्छर अधिक होते हैं। ठीक है, वही हमने बताया, जहां मच्छर ज़्यादा होंगे तो वहां पर चांसेस हैं कि लगभग 2 से 3% मच्छर वहां पर जो होगा वो क्यूलेक्स मच्छर हो सकता है। या फिर दूषित जल का प्रयोग अधिक होता है। ठीक है, या फिर आप लोग दूषित जल, जिसमें हमने बताया था अभी स्टार्टिंग में आप लोग को इससे पहले कि मच्छर अच्छर पड़ा, आपने वही पानी पी गए, तो इसी सबसे थोड़ा ये जो संक्रमण होता है, इसी से फाइलेरियासिस बीमारी जो होती है वो हाथी पाँव बीमारी इसी से होती है। यह रोग बुचेरेरिया बैगाफ्राटी नामक परजीवी से होता है। ठीक है, बुचुरेरिया या फिर बैंक्रॉफ्टी नामक परजीवी से, जो लसिका वाहिनियों में रहता है। इस रोग में लिम्फ वाहिनियों की एंडोथीलियम कोशिकाएं विभाजित होकर दीवारों को मोटा कर देती हैं। अच्छा, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, चलिए पैर की बात कर ले रहे हैं क्योंकि इसमें हाथी पाँव कहा भी गया। पैर में मान लीजिए मच्छर काटा, तो वहाँ पर जो हमारी एंडोथीलियम कोशिकाएं होती हैं, उनकी दीवारों को ये मोटा कर देती हैं। एंडोथीलियम कोशिकाएं मतलब जो हमारे खाल होती है ऊपर की, उसको ये क्या करती जाती हैं, मोटा करती जाती हैं, जिससे यकृत, प्लीहा, अंडकोश, टांगों आदि का आकार बढ़ जाता है। इस अवस्था को हम लोग हाथी पाँव कहते हैं। इस रोग से बचने के लिए मच्छर व उनके लार्वा को नष्ट कर देना चाहिए, मच्छर के काटने से बचना चाहिए। मच्छर का लार्वा जैसे कि डेंगू वेंगू होता है, आप लोग कूलर का पानी में भरा रहता है, उसके बाद मच्छर ज़्यादा पनपने लगता है उसमें, तो वही होता है मच्छर का लार्वा होता है। ठीक है, मतलब जिससे और मच्छर पैदा होने लगते हैं।
तो यही होती है, आपके सामने हमने पेश कर दिया कैसा था हाथी पाँव और फायरोसिस क्या हो सकता है, जो इसके कारण है, बचने के उपाय भी आप लोग को बता दिए हमने। तो ज़्यादा विस्तार से हमने पूरा समझा दिया आप लोगों को। तो यही आप लोग बोर्ड एग्जाम में पूरा लिख आइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बी प्लस माइनस फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है हम लोग को। बी प्लस माइनस फसल अच्छा क्या होती है देखिए। आधुनिक समाज में फसलों में विभिन्न प्रकार के रसायनों, कीटनाशकों तथा पीड़कनाशियों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। जो आजकल की फसलें होती हैं, किसान लोग किसका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, रासायनिक कीटनाशकों का, मतलब केमिकल का। जो छोटे छोटे कीड़े ऐसे पड़ जाते हैं फसलों में, उनको मारने के लिए खतरनाक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये रसायन मनुष्यों तथा जीव जंतुओं के लिए अत्यंत विषैले व हानिकारक हैं। जैसे बहुत समय पहले किसान जो होते थे वो डीडीटी वगैरह यूज़ करते थे, ठीक है। डीडीटी जो होता था, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जो होता है फिलहाल तो इस समय भारत में बैन है डीडीटी, अब तो कहीं नहीं मिलता है। लेकिन अगर पहले की बात करें, आज से लगभग 10 से 15 साल पहले की, तो किसानों में ये अधिक लोग डीडीटी का उपयोग करते थे, ताकि जो कीटनाशक होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो मर जाएं, ठीक है, और फसल को हमारी कोई नुकसान ना हो। तो ये कीड़े तो मर जाते थे, लेकिन वो डीडीटी जो होती थी वो फसलों पर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट छोड़ देती थी, जिससे हम लोग खा के बीमार हो सकते थे। इसीलिए भारत सरकार ने डीडीटी फिलहाल भारत में बैन कर रखी है। तो इससे होता क्या था देखिए, तथा पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए जीनी अभियांत्रिकी द्वारा, मतलब जो जीनी इंजीनियर थे, जो मतलब डीएनए आप लोग जो विस्तार से देख सकते थे, उन्होंने क्या करा कि बैसिलस थ्यूरिनजीसियस नामक जीवाणु का प्रयोग किया, ठीक है। इसके द्वारा तैयार किए गए पौधे को बीटी माइनस फसल कहते हैं, जो कीट रोधी होता है। इससे फसल की उपज भी कई गुना बढ़ जाती है। तो इन्होंने क्या करा, एक जीन ऐसा तैयार किया बैसिलस थ्यूरिनजीसियस नामक जीवाणु का प्रयोग करके, ठीक है, जिसको पौधों में अगर हम लोग डाल दें तो फसल जो होंगे हमारी वो कीट रोधी होगा, मतलब उसमें जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे वो नहीं पड़ेंगे, और फसल की उपज भी कई गुना बढ़ जाती है। जिससे वो कई गुना, मतलब जैसे नेचुरल फसल होती है आप लोग की, पानी यानी डाल के पूरा मतलब खिल के फसल आप लोगों की तैयार होगी। फसल में कोई कमी नहीं होगी कि हमने ये मान ली जीन डाल दिया उसमें तो फसल हमारी कमज़ोर हो, कम हो, नहीं, फसल खूब होगी, जैसे होती थी वैसे ही होगी। बस क्या होगा कि इससे जो कीटनाशी होते हैं खतरनाक, वो उत्पन्न अपने नहीं पाएंगे, ठीक है। उसका देखें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भैया प्लाज्मिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड देख लेते हैं हम लोग। प्लाज्मिड किसी कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है, जो गुणसूत्रों के डीएनए से अलग होता है, ठीक है। यह स्वतंत्र रूप से अपना प्रतिरूप बना सकता है, मतलब अपनी परछाई एक तरह से ये जो होता है खुद बना सकता है। ये अधिकतर बैक्टीरिया में छोटे गोलाकार 2 रज्जुओं वाले डीएनए अणुओं के रूप में मिलते हैं। 2 रज्जुओं मतलब जैसे कि हमने आपको बताया था कि द्विकुंडली जो संरचना होती है, ठीक है, वही यहाँ पर द्विरज्जुओं बोला गया है। जहाँ गुणसूत्रों का डीएनए जीव का सूचना देता है, वहाँ प्लाज्मिड डीएनए असाधारण परिस्थितियों में जीव को लाभ पहुंचा सकता है। तो इसको आप लोग छोटा से छोटा जितना हो सके उतना याद करिएगा, क्योंकि ये 3 नंबर में पूछा जाने वाला टॉपिक है। आपको अगर यहाँ पर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग इसका शॉर्ट जो आंसर आपको चाहिए, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा फुल डिटेल से आप लोग के लिए लेके आएंगे। पूरा मैराथन वीडियो होगी नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, तो वहाँ पर आप लोग इसको पढ़ सकते हो और अच्छे से, ठीक है। पूरा वहाँ पर विस्तार से आप लोग को ये बताया जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जीन चिकित्सा क्या होती है देखिए। जीन चिकित्सा में किसी मनुष्य में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन में बदला जाता है। जो हमारे डीएनए में जो जीन पाए जाते हैं, वो जो जिस व्यक्ति में दोषपूर्ण होते हैं, मतलब कमज़ोर होते हैं, उनको इस विधि द्वारा क्रियाशील और एक्टिव बना दिया जाता है। जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों का सुधार किया जाता है। किसी बच्चे में जो जीन कमज़ोर होते हैं, इस विधि द्वारा उसी जीन को हम लोग सुधार सकते हैं। इसमें रोग का उपचार करने के लिए स्वस्थ जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है, ठीक है। मतलब जो जहाँ पर आपकी कमजोरी होगी जीन में, वो इस विधि द्वारा इंजेक्शन के थ्रू उसी ऊतक या कोशिका में ये पहुँचा दिया जाएगा, जो दोषपूर्ण जीन की क्षतिपूर्ति करके उनके कार्यों को संपन्न कर देता है, ठीक है। इसका पहला प्रयोग जो करा गया था वो सन 1990 ईस्वी में एक 4 वर्षीय लड़की पर किया गया था, ठीक है। तो ये होती है जीन चिकित्सा, जो हमारे जो कमज़ोर हो चुके जीन होते हैं उनको फिर से मरम्मत करके सुधार देना, उसी को हम लोग बोलते हैं जीन चिकित्सा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। परजीविता क्या होती है।
परजीविता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया होती है जिसमें एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे को हानि होती है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था ऊपर सहजीविता को, जिसने पहला पार्ट देख रखा है उसको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि हमने गेहूँ चावल वाला एग्जांपल देके बताया था कि किसी के पास गेहूँ ज़्यादा हुआ, किसी के पास चावल ज़्यादा हुआ, तो वो वाला एग्जाम्पल हमने जो बताया था वो यहाँ पर फिट बैठेगा। इसमें क्या होगा कि जिसमें एक जीव को लाभ होगा लेकिन इसमें दूसरे को हानि होगी। ठीक है, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो कि हम लोग को आदान प्रदान करना है सामान का, लेकिन जैसे आपने उसको सोना दिया, ठीक है, दूसरी तरफ से आपको पीतल मिल गया। एक तरह से ऐसा समझिए कि आपको घाटा हुआ या फिर उसको फ़ायदा हुआ। तो ये होती है इसमें प्रक्रिया। इस प्रकार का सजीव अपना पोषण प्राप्त करने के लिए दूसरे सजीव पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अमरवेल या किसी पौधे के बीच में संबंध। तो कुल मिला के ये जो परिजीविता होती है इसकी सिंपल सी डिफिनेशन ये है कि इसमें जो जीव होते हैं वो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। उसको देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सहभोजिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सहभोजिता क्या होती है, देखिए सहभोजिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया होती है जिसमें एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे को ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। ये हो जाएगा सहभोजिता। मतलब एक को तो पूरा लाभ मिल जाएगा भैया, लेकिन दूसरे का क्या होगा कि उसके पास चलो ऐसी फील आएगी कि चलो ना घाटा हुआ ना हमें फ़ायदा हुआ। ये होगी सहभोजिता। जैसे कि आम की शाखा पर आर्किड व वेल की पीठ पर रहने वाले वर्नेकल को तो लाभ होता है जबकि आम व वेल को कोई लाभ या हानि नहीं होती है। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल था ये। आप लोग और इसको सर्च करोगे किताब में और अच्छे से इसको दिया हुआ है। यहाँ पर तो फिलहाल ज़्यादा नहीं बढ़िया है, लेकिन आप लोग किताब से इसको और अच्छे से पढ़ सकते हो। तो फिलहाल जो मेन डिफिनेशन थी वो हमने सहभोजिता की पढ़ ली, किसमें एक क्रिया होती है कि जिसमें एक पक्ष को लाभ होगा और दूसरे पक्ष को ना तो लाभ होगा और ना ही नुकसान होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये होती है सहभोजिता। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे सहोपकारिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सहोपकारिता क्या होती है, देखिए सहोपकारिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया होती है जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है। ठीक है, इसमें दोनों पक्षों को लाभ होगा, हमको भी होगा और जिसको जो दूसरा पक्ष है उसको भी लाभ होगा। जैसे कि कवक तथा शैवाल के बीच में संबंध। ठीक है, इसमें क्या होता है, कवक पोषक तत्वों व जल का अवशोषण तथा शैवाल भोजन का निर्माण करता है। इसमें कवक का कार्य क्या होता है, पोषक तत्वों और जल का अवशोषण कर लेता है। जैसे एक समझ लीजिए एक सब्जी ले आया और आटा ले आया, दूसरा क्या कर देगा भैया, सब्जी की जो सब्जी बना देगा और आटे का मार के रोटी बना देगा। तो इसमें दोनों ही तरह के दोनों जीव मिलकर काम करते हैं और दोनों को ही फायदा होता है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्या है, रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रेड डाटा बुक क्या होती है, विश्व संरक्षण संघ मतलब कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकटग्रस्त जीवों की एक सूची तैयार की। ठीक है, जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। मतलब जो विलुप्त होने वाले हैं धरती पर उनकी एक सूची तैयार करी जिसको हम लोग रेड डाटा बुक कहते हैं। इस सूची में इन सभी जीवों को शामिल किया गया है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। ठीक है, इस बुक के द्वारा संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से मिल जाती है और उनका जो संरक्षण होता है जीवों का वो यहाँ पर आसानी से किया जा सकता है। उसका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जहाँ पर वन्य जीव तथा पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली हम लोग के नीदरलैंड से चीता ला गए हैं कूनो पार्क में, आप लोग को पता होगा रखे गए हैं। वो क्या होता है कि वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी बनाई गई जैसी कि नीदरलैंड में होती हैं। ठीक है, वैसी परिस्थितियाँ तैयार कर देना राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर लिखा गया है। परिस्थितियाँ होती हैं इन क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप जैसे लकड़ी काटना, शिकार करना आदि पर रोक लगी होती है। इन जीवों को एक स्पेसिफिक एरिया दे दिया जाता है कि भैया आप इसी में घूमो टहलो आराम से, इसी में खाओ पियो, कोई भी मनुष्य आपके इलाके में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे कि लकड़ी काटना, शिकार करना, इंसान वहाँ पर नहीं जाएंगे। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली है। ठीक है, हेली में जो है वो जीवों को ही दे दिया गया है, वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं जा सकता, जिसका नाम वर्तमान में जिम कॉर्बेट उद्यान है। यह उत्तराखंड में स्थित है। तो फिलहाल आज के 20 क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के हो गए 5 नंबर और 8 नंबर वाले। इसके अलावा आप लोग डायग्राम वगैरह जो बचे हैं वो सब देख लीजिएगा। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। पहली बार पढ़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको जो मैराथन वीडियो है और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के जो आने वाले पेपर है उसकी भी तैयारी हम अच्छे से करा पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।